हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों का एकाकी व्यापार होता है यानी कि सोल ट्रेडिंग होता है, उसका जो है वह ऑडिटिंग होता है। ऑप्शन ए है कि कंपलसरी होता है, या फिर स्टैट्यूटरी होता है, या फिर वॉलेंट्री होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोगों का सोल ट्रेडिंग होता है उसके लिए जो ऑडिटिंग है वो वॉलेंटरी होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसका ऑडिटिंग जो है वह होता है, यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका ऑडिटिंग कराना जो होता है वह अनिवार्य है, या फिर ऐच्छिक है, या फिर वैधानिक है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसका जो ऑडिटिंग है वो वॉलेंटरी होता है, यानी कि वह पार्टनर की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे तो वह करा भी सकते हैं ऑडिटिंग, और ना चाहे तो वह ना भी करा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको ऑडिटिंग कराना ही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसका दूसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर जो ऑप्शन है यह भी नहीं होगा, स्टैच्यूटरी है यहाँ पे। ठीक है, यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सोल ट्रेडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड, यानी कि जो हम लोगों का सोल ट्रेडिंग होता है उसमें जो एक ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए है कि समझौते के आधार पर होता है, यानी कि एग्रीमेंट के बेसिस पे जो होता है वह सोल ट्रेडिंग में ऑडिटर की नियुक्ति होता है, या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के आधार पर जो है वह ऑडिटर की नियुक्ति होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एक सोल ट्रेडिंग होता है उसमें ऑडिटर की नियुक्ति जो होता है वह एग्रीमेंट के बेसिस पर होता है। ठीक है, और ये जो सोल ट्रेडिंग होता है उसमें स्टैट्यूटरी कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है कि उसमें ऑडिटर की नियुक्ति हो, लेकिन समझौते के आधार पर जो है वह सोल ट्रेडिंग में जो है वह ऑडिटर की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें जो एक ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति किस तरह से होता है। ऑप्शन ए है कि एग्रीमेंट के बेसिस पे, या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व प्रोविज़न के बेसिस पे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो ऑडिटर की नियुक्ति होती है वह एग्रीमेंट के बेसिस पर ही होता है। ठीक है, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप दोनों में ऑडिटर की नियुक्ति जो है वह एग्रीमेंट के बेसिस पर होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपनी अंकेक्षक, यानी कि एक जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट जो है वह कैसे होता है। ऑप्शन ए है कि अंशधारियों के द्वारा होता है, यानी डायरेक्टर के द्वारा होता है एक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, या फिर डायरेक्टर के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए जो अंशधारियों द्वारा है यहाँ पे 22 शेयर होल्डर होगा। ठीक है, 22 शेयर होल्डर। ठीक है, 22 शेयर होल्डर। तो देखिए, जो एक कंपनी ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट जो है वह अंशधारियों के द्वारा भी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है, और डायरेक्टर के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इसका तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों, यानी कि एक कंपनी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो अंशधारियों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और संचालकों के द्वारा, यानी डायरेक्टर के द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंपनी का विशेष अंकेक्षक कौन कराता है, यानी कि जो कंपनी का स्पेशल ऑडिट होता है वो कौन कराता है। ऑप्शन ए है कि कंपनी का जो संचालक होता है, यानी जो डायरेक्टर होता है वह कराता है, या फिर शेयर होल्डर कराता है, या फिर
या फिर केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है। तो देखिए कोई भी कंपनी का जब स्पेशल ऑडिट कराया जाता है तो यह ऑडिट जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किसी भी कंपनी का जब स्पेशल ऑडिट कराया जाता है तो उसका जो ऑडिट कराने का काम करता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लापरवाही के लिए दायित्व है। अब देखिए यहाँ लापरवाही के लिए दायित्व का मतलब है ऑडिटर से। ठीक है, कि यानी कि एक ऑडिटर जो है वह यदि अपने काम में लापरवाही करता है तो यह किस तरह के लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा? क्या यह क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा, या फिर यह सिविल लायबिलिटीज़ के अंतर आएगा, या फिर अदर लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा? तो देखिए कोई भी ऑडिटर जब ऑडिटिंग करते समय लापरवाही करता है अपने काम में तो इस तरह के जो दायित्व हैं वह सिविल लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो एक ऑडिटर होता है उसका दो तरह का लायबिलिटीज होता है। एक होता है सिविल लायबिलिटी, ठीक है, एक होता है सिविल लायबिलिटी और दूसरा होता है क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटीज। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी यदि एरर हो गया है या फ्रॉड हो गया है तो उसका पता न लगाना जो है, यानी कि अगर कोई कंपनी में के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर है या फिर कोई फ्रॉड है और एक ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है और वह जो है वह इसका पता ना लगा पाता है तो यह किस तरह के दायित्व में आएंगे? क्या यह सिविल लायबिलिटीज़ होगा, क्रिमिनल लायबिलिटीज़ होगा या अदर लायबिलिटीज़ होगा? तो देखिए कोई भी एरर हो गया या फ्रॉड हो गया और ऑडिटर जो है वह मान लीजिए ऑडिटिंग के दौरान इसका पता उसे नहीं चल पाता है तो यह सिविल लायबिलिटीज़ माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिट्ठे यानी जो हम लोग का बैलेंस शीट होता है उसका सही सूचना यदि एक ऑडिटर जो है वह अपने शेयर होल्डर को नहीं देता है तो यह किस तरह का जो है वह लायबिलिटीज होगा? क्या यह सिविल लायबिलिटीज होगा या क्रिमिनल लायबिलिटीज होगा या अदर लायबिलिटीज होगा? तो देखिए चूँकि यहाँ पे बैलेंस शीट में जो है वह करेक्ट इन्फॉर्मेशन है लेकिन एक ऑडिटर जो है इस चीज़ को जो है वह अपने अंशधारियों को जो है वह नहीं देता है, यानी कि वह करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है अपने शेयर होल्डर को नहीं देता है तो एक तरह से क्या हो गया? क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में यह आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो लायबिलिटीज़ होंगे वह क्रिमिनल लायबिलिटीज़ माने जाते हैं एक ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में वैसे लायबिलिटीज आ जाएंगे जिसके द्वारा मान लीजिए कि एक ऑडिटर को उस चीज़ की सही जानकारी है लेकिन वह छुपा रहा है और वह जो है अपने शेयर होल्डर कंपनी के जो भी लोग हैं उनको नहीं दे रहा है, तो इस तरह के जो भी लायबिलिटीज होंगे तो वह आ जाएगा आप लोगों का क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में। और जो सिविल लायबिलिटीज़ में तो मान लीजिए कि कोई नेग्लिजेंस हो गया या फिर मान लीजिए कि किसी भी फ्रॉड एरर का उससे पता ना चल पाया तो इस तरह के जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो सिविल लायबिलिटीज़ में आते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो एक ऑडिटर होता है यानी कि जो अंकेक्षक है उसके द्वारा यदि किसी भी प्रकार के भाउचर को यदि नष्ट कर दिया गया है यानी डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है तो यह किस तरह के लायबिलिटीज़ में आएगा? ऑप्शन ए है कि यह सिविल लायबिलिटीज़ है, या ऑप्शन बी है कि क्रिमिनल लायबिलिटीज़ है या अदर लायबिलिटीज़ है। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑडिटर है और वह जानबूझकर कोई भाउचर को क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन कर देता है तो यह एक प्रकार का क्रिमिनल लायबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना, यानी कि कोई व्यक्ति कोई भी ऑडिटर जानबूझकर जो है वह डाउटफुल जो है वह रिपोर्ट देता है जानबूझकर, तो वह किस तरह के लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे? क्या वह क्रिमिनल लायबिलिटीज़ है, सिविल लायबिलिटीज़ है या अदर लायबिलिटीज़ है? तो देखिए जब एक ऑडिटर के द्वारा जो है वह जानबूझकर यदि कोई रिपोर्ट यानी डाउटफुल रिपोर्ट दिया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर को तो यह जो लायबिलिटीज़ है वह क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना पारिश्रमिक के यानी कि बिना रेम्यूनरेशन के जो है वह एक ऑडिटर का दायित्व होता है। ऑप्शन ए है कि लिमिटेड होता है, ऑप्शन बी है अनलिमिटेड होता है, या फिर ऑप्शन सी है कि एज द लाइबिलिटीज ऑफ द जनरल ऑडिटर। तो देखिए बिना पारिश्रमिक के एक अंकेक्षक यानी एक ऑडिटर का जो है वह दायित्व होता है समान अंकेक्षक के दायित्व की तरह, यानी कि जनरल ऑडिटर के दायित्व की तरह ही जो है एक ऑडिटर का दायित्व होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है, यानी कि कोई भी असिस्टेंस नेग्लिजेंस है तो इसका दायित्व किसका दायित्व होता है? ऑप्शन ए है कि ऑडिटर का दायित्व होता है, या फिर नियोक्ता यानी एम्प्लॉय जो है उसका दायित्व होता है, या फिर असिस्टेंट का लाइबिलिटीज होता है। तो देखिए जो एक असिस्टेंट होता है तो उसका दायित्व जो है वह अंकेक्षक का दायित्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का MCQ लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।